नमस्ते दोस्तों। आरडीवीवी जबलपुर एलएलबी सेमेस्टर 1 की तैयारी में जुटे हैं, तो चलिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया के पेपर को क्रैक करने के लिए एक स्मार्ट तरीका देखते हैं। ये एक स्ट्रैटेजिक गाइड है जो आपकी बहुत मदद करेगी। हम सब जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस कितना बड़ा है और ऊपर से एग्जाम का प्रेशर। तो सवाल ये है कि इसे टैकल कैसे किया जाए, कहाँ से शुरू करें, क्या पढ़ना है और उससे भी ज़रूरी क्या छोड़ना है। यही तो असली टेंशन है ना? तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसका एक ही सल्यूशन है, स्मार्ट स्टडी। हम सिर्फ उन टॉपिक्स पर फोकस करेंगे जो बार बार मतलब हर साल पूछे जाते हैं। ये एनालिसिस 2021, 2022 और 2024 के पेपर्स पर आधारित है, तो तैयारी को मिलेगी एकदम सटीक दिशा। तो चलिए सबसे पहले उस टॉपिक को पकड़ते हैं जो एग्जामिनर का फेवरेट लगता है, और वो है प्रीएम्बल, यानी हमारे संविधान की प्रस्तावना। 2021 में भी इससे सवाल आया, 2022 में भी, तो इसे तो बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। तो प्रीएम्बल आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये हमारे संविधान का इंट्रोडक्शन है, उसका सार है। ये बताता है कि हमारे संविधान के लक्ष्य क्या हैं, उसके पीछे की सोच क्या है। कुछ लोग तो इसे संविधान की आत्मा भी कहते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल खड़ा होता है, और यही सवाल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सवाल यह है कि क्या प्रस्तावना असल में हमारे संविधान का हिस्सा है भी या नहीं। एक अच्छा स्कोरिंग जवाब इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। अब यहां कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, और यह आपको समझना होगा। पहले 1960 में बेरुबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नहीं, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, बात खत्म। लेकिन फिर आया 1973 का वो ऐतिहासिक केस, केशवानंद भारती केस, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही पुराना फैसला पलट दिया। कोर्ट ने साफ साफ कहा, हां, प्रस्तावना संविधान का ही एक अभिन्न अंग है और इससे बदला भी जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे को, इसके बेसिक स्ट्रक्चर को कोई हाथ नहीं लगा सकता। और जानते हैं, इसी फैसले के बाद 1976 में 42वें संशोधन के जरिए समाजवादी और पंथनिरपेक्ष जैसे शब्द हमारी प्रस्तावना में जोड़े गए। तो अपने जवाब में ये पॉइंट लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे आपका जवाब पूरा और दमदार लगेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है नागरिकता, यानी सिटीजनशिप, जो आर्टिकल्स 5 से 11 में कवर होती है। आपको बता दूं, 2021 के पेपर में इससे सीधा सीधा सवाल पूछा गया था। तो देखिए, संविधान ने सबसे पहले ये बताया कि 26 जनवरी 1950, जिस दिन संविधान लागू हुआ, उस दिन भारत का नागरिक कौन था। आर्टिकल 5 ने कहा, जो भारत में रह रहा था और यहीं पैदा हुआ, या जिसके माता पिता यहीं पैदा हुए थे, या जो कम से कम 5 साल से यहां रह रहा था। इसी तरह आर्टिकल 6, 7 और 8 ने पाकिस्तान से आए लोगों और विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के बारे में बताया। और हाँ, एक सबसे जरूरी नियम जो आर्टिकल 9 में लिखा है, वो ये कि भारत दोहरी नागरिकता यानी ड्यूअल सिटीजनशिप को बिल्कुल भी मान्यता नहीं देता। अगर किसी ने अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले ली, तो उसकी भारतीय नागरिकता उसी वक्त खत्म हो जाएगी। ये एक बहुत ही फंडामेंटल सिद्धांत है। और फिर आता है आर्टिकल 11, जो हमारी संसद को यानी पार्लियामेंट को नागरिकता से जुड़ा कोई भी कानून बनाने की पूरी शक्ति देता है। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके 1955 में सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया था, जो आज तक लागू है। अब आते हैं हमारे संविधान के दिल पर, यानी मौलिक अधिकार, और उसमें भी सबसे जरूरी हिस्सा है समानता का अधिकार, द राइट टू इक्वालिटी। ये हमारे संविधान का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत वादा है। आर्टिकल 14 में 2 बहुत गहरी बातें हैं। पहली, कानून के समक्ष समानता, जो एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है और कहता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वो कोई भी हो। और दूसरी बात है कानूनों का समान संरक्षण, जो एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि एक जैसी परिस्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा ही बर्ताव किया जाना चाहिए। तो एक सवाल उठता है, क्या इसका मतलब ये है कि सारे कानून सब पर एक जैसे ही लागू होने चाहिए, बिना किसी भेदभाव के? सोचिए, क्या बच्चों और बड़ों पर एक ही तरह के नियम लागू हो सकते हैं? नहीं, है ना? बस यहीं पर रीजनेबल क्लासिफिकेशन यानी उचित वर्गीकरण का सिद्धांत सामने आता है। तो कोई भी वर्गीकरण सही है या नहीं, इसे परखने के लिए अदालतें एक 2 पार्ट टेस्ट इस्तेमाल करती हैं। पहला, जो ग्रुप बनाए जा रहे हैं वो किसी साफ और समझने लायक अंतर पर आधारित होने चाहिए। और दूसरा,
उस अंतर का कानून के मकसद से कोई सीधा लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। और इसी बात को ईपी रोयापा बनाम तमिलनाडु राज्य केस में बहुत ही खूबसूरती से कहा गया था कि समानता और मनमानापन एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। मतलब सरकार या राज्य कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जो मनमाना हो, जो आर्बिट्रेरी हो। हर काम तर्क और निष्पक्षता पर आधारित होना ही चाहिए। और आर्टिकल 14 की इस भावना को आगे बढ़ाते हैं आर्टिकल 15 से 18, जो मिलकर समानता का एक पूरा कोड बनाते हैं। ये धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकते हैं, सरकारी नौकरियों में बराबर मौके देने की बात करते हैं, छुआछूत जैसी कुप्रथा को खत्म करते हैं और उपाधियों का अंत करते हैं। तो कुल मिलाकर सार ये है कि अगर परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं तो इन बुनियादी टॉपिक्स पर पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। प्रस्तावना, नागरिकता और समानता, ये वो पिलर्स हैं जिन पर आपके कई जवाब टिके होंगे। इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। और आखिर में एक सवाल सबके लिए। हमारा संविधान एक जिंदा दस्तावेज है जो वक्त के साथ सांस लेता है। तो सोचिए, प्रस्तावना, नागरिकता और समानता के ये बुनियादी सिद्धांत आज हमारे देश में होने वाली बहसों को, हमारे समाज को कैसे आकार देते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। आप सभी को परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।